पिछले साल नवंबर दिसंबर में हमने एक हमारे कमेटी बनाया था ट्रांसफ़र पॉलिसी को ये ड्राफ्ट करने के लिए, जिसमें हमारे ऑनरेबल ईसी एजुकेशन की क़यादत में हमारे एक्स सीसी फेरोज साहब थे, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर टशी साहब थे, फिर हमारे नासिर मुंशी थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया था। तो फिर ये काफ़ी जगह पे हमने डिस्कस किया, हमारे कौंसल में भी डिस्कस हो गया। फिर लास्ट पे पिछली बार हमारे डी साहब जो राकेश साहब है जो सीईओ भी है, उन्होंने भी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया था। जो हमारे कुछ स्टेट्स का जो ट्रांसफ़र पॉलिसी उन सब को निचोड़ के, जैसे पंजाब का है, राजस्थान का है, बाकी कुछ स्टेट का, तो सब निकाल के हमारे यहाँ पे जनरल कौंसिल का मीटिंग हुआ था। तो इस मीटिंग में हमने हमारे जो कमेटी ने बनाया वो ड्राफ्ट पॉलिसी भी डिस्कशन में आ गए। फिर हमारे डी साहब ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया था, हमें मतलब हमें पूछ के मतलब हम ये कर रहे हैं कह के, तो उसमें हमें भी मतलब एतमाद में लेके उन्होंने किया था। तो वो भी वहाँ पे डिस्कस हो गया। तो हमने ये फैसला किया था कि इन बाय एंड लार्ज जो एक डी साहब ने जो ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया था उसका जो बाहर का जो पूरा वो उसको एक किस्म का हमने वो एडॉप्ट बाय एंड लार्ज उसको एडॉप्ट करने के लिए, मगर जो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन के उसकी क़यादत में जो पॉलिसी मुरतब किया था हमारे ऑनरेबल काउंसलर ईसी साहिबान बैठ के, तो हमने कहा जो उसमें अच्छे वो उसमें कुछ इश्यूज़ उसमें एड्रेस करने की कोशिश किया था। कुछ डी साहब ने जो एक फ्रेमवर्क हमने जो डी साहब का ट्रांसफ़र पॉलिसी था ओवरऑल फ्रेमवर्क को उसको मंजूरी दिया था। हमने ये भी कहा था कि उसको दोनों फिर एक बार मिल के डी साहब भी और हमारे जो कमेटी है वो मिल के फिर उस पर और एक बार डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन हो गया। तो जो जो अच्छे पॉइंट दोनों से हमने निकाल के एक उसका निचोड़ बना के आज एक पॉलिसी हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी, जिसमें हमारे टीचर्स भी है, मास्टर भी है, लेक्चरर्स भी है, हेड मास्टर्स भी है, उन सब का एक ट्रांसफ़र पॉलिसी मुरतब किया था। उसमें फिर 2 बजे से पहले हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग भी हुआ था, जिसमें हमने ये ड्राफ्ट पॉलिसी पास किया, जिसमें हमारे डी साहब सीईओ भी है, वो भी थे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। उसके बाद अभी हमारे 3 बजे जनरल काउंसिल का मीटिंग हुआ, जिसमें हमारे पहली बार हमारे ऑनरेबल एमपी साहब इस वाले ड्राफ्ट पॉलिसी जो मुरतब का हमने किया था उसमें भी हमारे ऑनरेबल एमपी साहब हाजी हनीफा साहब भी बैठे थे और हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ऑनरेबल काउंसलर्स सब बैठे थे। तो मुतफ़क़े तौर पे सब ने ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो हमने बनाया है डी साहब के जो उसमें फिर डी साहब ने प्रेजेंटेशन भी दिया। फिर हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ थे, उनके कुछ इश्यूज़ थे, उनको हमने एड्रेस करने की भी कोशिश किया। तो सब तो आप जानते हैं सबके हिसाब से तो होगा नहीं, मगर ये बात आज हमें बिल्कुल खुशी है कि पहली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेरे ख़्याल में लद्दाख में आप देखेंगे जब आपके हमारे ट्रांसफ़र पॉलिसी निकल के आपके पास आएगा, ओडी साहब आपके साथ शेयर करेंगे जो हमने ड्राफ्ट पॉलिसी बना के रखा है। तो उसमें वो आपके मीडिया के साथ शेयर करेंगे। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो कमेटी बना था उनका भी बहुत मशकूर हूँ, फिर हमारे डी साहब का भी, हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब ने, सब ने एक एतमाद करके हमने ये किया इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में पॉलिटिक्स को मिनिमम इन्वॉल्व करें, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी पे असर पड़ता है। सिर्फ कौंसल का ये काम होगा जब आपका ट्रांसफ़र का जब पॉलिसी बनेंगे मतलब इसके, तो उसमें कौंसल का रोल होगा, बाकी आपके ट्रांसफ़र में कोई रोल नहीं होगा। उसमें डी साहब की क़यादत में जो कमेटी बना है वो डी साहब ख़ुद करेंगे। तो उसमें ये फैसला हुआ है कि अगले साल जो हमारा नया ये शुरू हो जाएगा, जब सेशन शुरू हो जाएगा विंटर वकेशन के बाद, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है
सब टीचर्स मास्टर्स जो भी हो वो अपने नए जगह की पोस्टिंग पे जाएंगे। तब तक हमारा एक्सरसाइज होगा। उसमें मोटे मोटे 3-4 हमने ये बनाया है, कुछ जो हमारे पहले जोनल एजुकेशन ऑफिस होते उसके हिसाब से हमने जोन बनाए हैं। तो उसके अलग अलग फिर हमने ये भी कोशिश किया है इंसेंटिवाइज करने की टीचर्स को जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसका अपने सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा हो, उनको भी हम ये करना चाहते हैं, उनको रिवार्ड देना चाहते हैं, उनका पोस्टिंग उसके हिसाब से। और जो दूर गए हैं उनको भी हमने कुछ पॉइंट रखे हैं। तो हमने ये भी रखा है जैसे कोई ज़ांस्कार वाला अगर यहाँ आना चाहता है तो उसको यहाँ के हिसाब से ही नंबर मिलेगा जो यहाँ के टाउन के हिसाब से। अगर हमारे टाउन वाला या यहाँ से कोई ज़ांस्कार जिसने पोस्टिंग दिया है उसको अलग सा एक पॉइंट मिलेगा क्योंकि वो वहाँ जा रहे हैं। इस तरह हमने बच्चों के रोल का भी ख्याल रखा है। और उसके लिए हमने इन बच्चों का ख़ासकर मिडिल के बाद तो आपको पता है कि मिडिल का भी आपको बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उसको आपको रिजल्ट परफॉर्मेंस पता चलता है, टीचर ने कैसे पढ़ाया, बच्चे का परफॉर्मेंस क्या रहा। फिर आपका मैट्रिक का भी पता चलता है आपका CBSE एग्ज़ाम में, और 10+2 का भी पता चलता है। मगर जो 7 से 8 से नीचे है जो है उसको हमने ये करने उसमें उनका परफॉर्मेंस देने के लिए हमने एक इंडिपेंडेंट बॉडी को हायर करने का फैसला किया है जो हर 2 साल के बाद उसमें एक एग्ज़ाम बच्चों का एग्ज़ाम एक किस्म का ले लेंगे। उसमें जनरल एक किस्म का होगा क्योंकि 7 तक तो आप जानते हैं उसके बच्चों का कि ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस कैसा हो, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट, उनका ये सब मिला के हम उसमें एग्ज़ाम जैसा है कि जैसे हम बाकी जगहों पर लेते हैं तो उससे उनका टीचरों का परफॉर्मेंस उस स्कूल में कैसा रहा हो, सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा हो, वो उससे पता चलेगा। ये कुछ मोटे मोटे है। और दूसरा हमने ये भी कोशिश किया है जो डार्क जोन कोई न रहा है, जैसे बहुत दूर जगह है तो उसके लिए भी हमने इंसेंटिवाइज किया है। वहाँ पे जो टीचर जाएंगे तो उनको कुछ नंबर ज़्यादा, जो दूर जैसे हमारा इक्विवेलेंट टू ज़ांस्कार या ज़ांस्कार जैसे उनको थोड़ा नंबर ज़्यादा रखा है। जैसे हमारा उसमें आप लोगों को कौन कौन जगह हमने रखा है वो पहले ऑलरेडी उसमें उसमें पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल खोलने के बाद आपको फिर पहले जोन वो सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्कूल, फिर स्कूल के मतलब उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज उसमें ये भी ख्याल रखा हमने कि सब्जेक्ट कोई सफ़र ना होना चाहिए। फिर आपका किसी स्कूल में साइंस टीचर ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे एक साइंस टीचर ही लगना चाहिए क्योंकि आज के दिन में बहुत सारी जगहों पे मैथ टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है। हमने उसको भी रेशनलाइज करने की कोशिश किया है। और प्लस जहाँ पे हमारा कुछ स्कूल जो है हमारा हेड टीचर के बगैर है, हेड SSA जो हमारे से स्कूल से, तो उसको भी एड्रेस करने के वो सब एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पोर्टल पे आ जाएगा। तो पोर्टल के हिसाब से फिर हमारे टीचर या मास्टर जो भी है उनको ग्रीवेंस अपना रिड्रेस करने का उसका भी मौका मिलेगा। जैसे पहले आपका जब आपने जोन सेलेक्ट किया हो उसमें 8-10 दिन आपको मौका दिया जाएगा, कहीं पे गलती हो गया तो वो उसमें उस अपना ग्रीवेंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके स्कूल का कुछ इशू हो गया तो वो ग्रीवेंस उसमें भी आपको एड्रेस करने का मौका मिलेगा। इस तरह किसी स्कूल में अगर ज़्यादा टीचर सबका एक नंबर जैसा हो तो हमने 3-4 चीज़ रखा है। एक तो उसका क्या कहते हैं, उसको फीमेल होगा तो उसको ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर उसके बाद बराबर आता है तो फिर सीनियरिटी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर अगर वो भी बराबर आता है तो एज को भी थोड़ा सा ये भी। फिर सुप्रीम कोर्ट और मतलब ये का ऑनरेबल हाई कोर्ट और हमारे जैसे आप जानते हैं कि फीमेल्स को हर जगह गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा ये रहता है थोड़ा सा, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़ीमेल को उनको थोड़ा तरजीह देना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो हमने उनके लिए एक अलग मार्क्स रखा है। और हमने जो कोई पेशेंट जो सीरियसली होगा जैसे कैंसर का या कुछ ऐसे, उनका भी हमने एक अलग सा ये रखा है कि उनको कैसे प्रेफरेंस दिया जाए। या कोई टीचर वगैरह या कोई स्टाफ मास्टर उनके अगर वार्ड या बच्चे सीरियसली इल होगा, हैंडीकैप होगा या कुछ, उनको भी अलग सा ये रखा है ताकि वो उनके बच्चे सफ़र न हो जाए।
तो इस तरीके से हमने कोशिश किया है सब एड्रेस करके एक कंप्रहेंसिव हमने एक टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी देने की कोशिश किया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे पूरे पब्लिक इसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने ये कोशिश किया है। आज के दिन में आप जानते हैं हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक कोalition है, तो उसमें हमारे जितने भी कौंसलर ऑनरेबल कौंसलर हैं उन्होंने सब ने साथ दिया है, प्लस हमारे जो इंडिपेंडेंट ये ऑनरेबल कौंसलर्स है उन्होंने भी साथ दिया है, प्लस हमारे बीजेपी के ऑनरेबल कौंसलर्स है उन्होंने भी साथ दिया है, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे आपके इलेक्टेड हो। तो उसमें तकरीबन सबका यूनानिमस, हाँ कुछ हमारे ऑनरेबल कौंसलर्स के कुछ ग्रीवेंसेस थे तो हमने उनको एड्रेस करके, सबका तो एड्रेस नहीं होगा क्योंकि सबका अपने हिसाब से ये होगा। तो इंशाल्लाह आपको डी साहब पूरा आपको इसका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो ये आपका क्या कहते हैं उसको ड्राफ्ट आपको हार्ड कॉपी आपको देंगे। तो और एक ये और दूसरा हमारा मेन इशू आज ये हो गया कि हॉस्टल को लेके हमें इशू होता था, हॉस्टल में एडमिशन को लेके ये बार बार ये आते थे कि ये यहाँ सिफारिश के हिसाब से चलता है, तो मतलब जिसका पॉलिटिकल पुश हो उनको एडमिशन मिलता है, जो गरीब हो उनको नहीं मिलता है। वैसे जब से मैं आया हूँ मैं आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा BPL वगैरह या जो AY होगा मैंने उनको कहीं मदद किया, तो कि बाकी पॉलिटिकल लेवल पे मैंने नहीं किया। मगर फिर भी हमने एक इसमें भी हॉस्टल में एडमिशन पॉलिसी बनाया है, जिसमें हमने एक पूरा हॉस्टल साल में 2 बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, चाहे श्रीनगर में हो चाहे जम्मू में हो, मेल फीमेल सब का। फिर उसके हिसाब से हॉस्टल में एडमिशन मिलेंगे। तो उसमें भी फीस ये दूसरा ये हमने ये भी किया है कि PhD वालों के लिए हमने कुछ परसेंटेज रखा है, ग्रेजुएशन वालों के लिए, PG वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए ख़ासकर। ऑनलाइन का हमने ज़्यादा उसमें ये नहीं रखा, अगर फिर भी सीट बच जाता है तो हम उसमें सोच सकते हैं। प्लस हमने BPL वालों का जिनका 1 लाख से कम सालाना इनकम हो, जिसका 2 लाख के उसका भी अपना एक रखा, जिसका मैक्सिमम 7 लाख से कम हो उनका भी एक रखा है। तो हमने उसमें भी कोशिश किया है मैक्सिमम गरीब के बच्चे उसमें आ जाए। और एक इशू और था हमारे स्टूडेंट्स का कि हमारे फ़ीस को लेके इशू था। उसमें भी हमने ये कोशिश किया, क्योंकि फ़ीस आप जानते हैं पिछले साल से फ़ीस हमने बिजली का फ़ीस प्लस पानी वगैरह का फ़ीस जो लगता है उसको रिकरेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, वो रेवेन्यू कंपोनेंट में आता है, क्यों जो हर साल देना पड़ता है। तो उसमें पिछले साल हमें UT गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया था, कहता है आप बच्चों से फ़ी लेके ये रिकरेंट कर, हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने में या आपको उनको फैसिलिटीज़ देने में हम ये दे सकते हैं, ये रिकरेंट एक्सपेंडिचर हम नहीं दे सकते बोल के। तो इसलिए हमने पिछले साल वो फ़ीस बच्चों से आपको लेने की कोशिश किया था। मगर इस साल हमने फिर एक कमेटी बना के उसमें ये बोला है अगर फ़ीस में हम बिजली फ़ीस और ये पानी सब फीस मिला के अगर थोड़ा सा कम होता है, हम उसको फिर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे फ़ीस इंशाल्लाह ये हो गया तो उसमें कम करने के। क्योंकि आप जानते हैं आज के दिन में कौंसल के पास रेवेन्यू कंपोनेंट में हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उन सब पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो हमारा भी मानना है कि हम जितना हो सके हमारे स्टूडेंट्स पे बोझ कम डालें, मगर कहीं कहीं पे तो हम भी मजबूर होते हैं, तो हम इसमें लाचार हो जाते हैं। ख़ासकर रेवेन्यू कंपोनेंट का हमारे पास जो कैपेक्स बजट आता है उसमें आपको डेवलपमेंटल साइड में ही आता है, तो इसलिए हमें इशू हो जाता है। मगर इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे। तो आपको उसमें 2 बार हमारा एग्ज़ाम होगा बच्चों का, तो 6 महीना उसका वेटिंग लिस्ट बना रहेगा हॉस्टल का एडमिशन के लिए। तो दो बार इसलिए क्योंकि जम्मू का सेशन अलग होता है, कश्मीर का सेशन अलग होता है, इसलिए हमने साल में 2 बार एग्ज़ाम रखा है। वो प्योरली मेरिट बेस पे होगा, और मेरिट बेस पे फिर हमने उसके लिए BPL के लिए, AY के लिए, उन सब के लिए भी एक अलग अलग सा वो रखा है, मतलब उनके लिए भी अलग सीट, मतलब ये कोशिश किया। और जो हैंडीकेप मतलब जो स्पेशल लेवल चाइल्ड है उनके लिए भी अलग ये रखा है, या जिनके कोई वार्ड्स हो तो उनके लिए भी थोड़ा सा हमने उसमें गुंजाइश रखा है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह ये भी
हमारे हिसाब से मुझे लगता है ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये लागू होता है तो इंशाल्लाह। सर, ड्राफ्ट पॉलिसी आज उस पर डिस्कस हुआ है, तो कब तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा सर, और कब से टीचर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? इंशाल्लाह दोनों ये हम कुछ दिनों के बाद ही इस पे एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि इसमें बच्चों का परफॉर्मेंस देने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को हायर करेंगे ताकि किसी का बयास ना हो। तो उसमें वो हम नवंबर, जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है, जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम हम उसमें जो T2 का जो एग्ज़ाम होता है उसके बाद करेंगे। तो बाकी जो 8 जो या 10 11 का तो आपको पता है बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो उसी के हिसाब से आता है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे ये दिसंबर के आसपास में पोर्टल पे लग जाए, फिर 10-15 दिन इनको ग्रीवेंस ये करने का मौका भी दिया जाए। फिर उसके बाद हमें उम्मीद है कि हम फरवरी में ये तैयार करके, और हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये भी लिखा है, ये जब आपका विंटर वेकेशन ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो टीचर होगा वो नए जगह पे पोस्टिंग पे जाएगा। और हमने ये भी लिखा है किसी कोई भी फिर आपको कोई रिलीव नहीं करता है, किसी को हेडमास्टर या किसी के साथ जियो के साथ या किसी के साथ बनता है या कोई सिपाही जाता है वो रिलीव नहीं करता, वहाँ रख देता है। तो हमने उसमें ये प्रोविज़न रखा है, अगर कोई रिलीव नहीं करता है तो उसी दिन डीम्ड टू बी रिलीव्ड, उसको दूसरे या तीसरे दिन वहाँ पे ये करना है, क्या बोलते हैं, ज्वाइन करना है। उसके बाद अगर उसको चार्ज वारिज होगा तो वो बाद में आके दे सकते हैं। और नहीं, हम ये कम से कम मिनिमम 2 इयर्स का टेन्योर होगा, 2 साल का। मगर हम ये पोर्टल साल में एक बार खोलेंगे, क्योंकि कोई टीचर आपको पता है रिटायर हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो मगर मिनिमम एक टीचर को एक जगह पे 2 साल मिनिमम है, फिर उससे पहले कोई ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, अटैचमेंट को लेके आप लोगों ने प्लान भी बनाया था सर, जितना हो सके एजुकेशन सेक्टर से कोई अटैच नहीं जाएंगे, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और साथ ही साथ नॉन एजुकेशन से ही आप लोग भेजे जाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल कितने हद तक कामयाब रहा सर, जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन्हें वापस लाने में? देखिए दोनों, मेरा जहाँ तक मुझे अभी मालूम है ना, मैं अपने आप को थोड़ा मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ मैंने सब कर दिया, मगर मैं आज के दिन में मुझे पता है तकरीबन 99% हम बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। जो अटैच थे उनको डिटैच कराने में सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके कोर्ट केस है, कोर्ट केस 8-10 को छोड़ के तकरीबन सब कोर्ट केस को तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें भी हम फाइट कर रहे हैं। तो कुछ का तो कोर्ट केस भी ख़त्म करके हमने उनको डिटैच कर दिया। अब आज के दिन में मैं आपको बिल्कुल उस शौक से कह सकता हूँ कि हमारे कौंसल में कोई पिछले 2 साल से कोई अटैच नहीं है इसमें। सर, हॉस्टल को लेके आपने जिक्र किया, खासकर श्रीनगर हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल की हम बात करें तो वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स का भी मुझे बार बार कॉल आया था कि वहाँ पे जो है एक बॉयज़ हॉस्टल में 2 लेडी को वहाँ पे ज्वाइन किया है सर। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात जो है देखने को मिल रहा है सर। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने एडमिशन की जिक्र किया तो वहाँ पे ज़्यादातर पुअर स्टूडेंट जो है वेटिंग लिस्ट में अभी भी है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दोनों यही एक तो देखे गर्ल्स ये फीमेल वार्डन को लेके, जहाँ तक अब हमने पिछले साल पिछले 2 साल से हमने टीचर सबको डिटैच कर दिया। तो हमारे पास वहाँ पे एग्जिस्टिंग जैसे कुछ जो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, जैसे अभी वार्डन है वो ड्राफ्ट वूमेन है, फिर इस तरह कुछ एग्रीकल्चर में एसओ वगैरह थे फीमेल, या कुछ ऐसे थे जिनका एजुकेशन के साथ वास्ता नहीं था। तो उनको हमने उनकी सर्विस, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ काम कर रहे थे, उनकी सर्विस यूटिलाइज़ करने के लिए हमने किया और वो बखूबी निभा रहे। हो सकता है कहीं पे कुछ इशू होता होगा, मगर ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि वेटिंग लिस्ट का, तो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसा बनेगा कि नहीं ट्रांसफ़र नहीं, ये आपका एडमिशन पॉलिसी, जब आप एग्ज़ाम लेंगे तो ये तो एग्ज़ाम के हिसाब से आ जाएंगे, तो आपको बैकलॉग रहने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रूम भी उसी के हिसाब से मिलेगा, उसके मार्क्स या उसके जो इसके हिसाब से जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे उसी को मिलेंगे। और इसी को कम से कम फिर उसको जो एक में एग्ज़ाम में अगर नहीं उतरता उसको एक मौका और दिया जाएगा
मगर जो वहाँ से मतलब कोई जाके अपने हिसाब से घूमते रहता है, सिर्फ हॉस्टल उसको बैठने के लिए चाहिए, हम ऐसा होने इस वाले में हम कोशिश करेंगे वो ग्रांटेड ना ले ले हॉस्टल को। तो उनका कहना वही है सर, वो लेडी की जगह पे जो है एक मेल टीचर भेजने की जरूरत नहीं, वही टीचर को तो हमने जितना हो सके भेजना नहीं है, मगर ये है हम कोशिश करेंगे कि मेल कोई मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोई आ जाए तो उसमें वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। सर काफ़ी पब्लिक ग्रीवेंस आ रहे हैं सर कि कंपनसेशन के हवाले से नेशनल हाईवे 301 की अगर हम बात करें तो अथॉरिटीज़ कंसर्न बता रहे इससे पहले आप लोग अपना स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश करें, फिर आप लोगों को कंपनसेशन दिया जाएगा। पब्लिक का डिमांड है कि सर पहले उन्हें कंपनसेशन मिले, फिर जो स्ट्रक्चर है वो लोग इसको करने के लिए। नहीं, ये तो मैंने कल ही सुना, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मगर मेरा भी ये मानना है, मेरा दो उस पे ये मेरा कंसर्न है। एक तो जिनको कंपनसेशन मिल रहा है उनको तो बिला पूछे उनको डिसमेंटल करना चाहिए अपने। तो हमारा कुछ लोग, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों का क्या है वो क्या करते हैं, आपको पूरे मकान के पैसे उसको मिला होता है कंपनसेशन में, फिर वो या कॉरिडोर गिराते हैं या एक कमरा गिराते हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट ने आपको पूरे मकान के लिए दिया तो मकान गिराना चाहिए। एक ये, दूसरा ये मैं कल या परसों में डीसी साहब को बुला के ये बात करने वाला हूँ, जिनको कंपनसेशन नहीं मिला है तो कंपनसेशन तो मिलना चाहिए, मिलने के साथ वहाँ पे डिमोलिश भी साथ में होना चाहिए, ये हमारा मानना है। कंपनसेशन नहीं मिला तो फिर तो ये तो लोगों का हक है, उसमें मैं एज ए सीसी बोल रहा हूँ, उसमें लोगों का हक है कि अगर कंपनसेशन नहीं मिला है। मगर आप यकीन नहीं करोगे, कंपनसेशन के लिए इतना हमने कोशिश किया है। मैं दिल्ली 2 बार गया, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने बात किया, डीसी साहब ने, फिर इन्होंने ना 2-3 बार वहाँ से टीम आए थे, कुछ नून में नुक्ता निकालते निकालते अब जाके सेटल हो गया है। और हमें उम्मीद है अगले इस महीने के या अगले महीने के एंड तक हम तकरीबन मैं 95% हम इंशाल्लाह कंपनसेशन को डिस्बर्स कर देंगे। हमें ऐसा लगता है। रिसेंटली आप दिल्ली गए थे तो इसमें सुनने में आया कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ज़ास्कर फेस्टिवल के लिए आप मदद कर रहे थे, तो क्या रिजल्ट है सर? हमारे कहते हैं ना, टू किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन। मेरा तो ये था कि अगर सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब आते तो ये हमारा एयरपोर्ट के बारे में, जहाज़ के बारे में बात होते, आपने बात निकाला, मगर उसमें क्या हो गया, सिविल एविएशन मिनिस्टर पहले तो उनके ये क्या आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के उसके इलेक्शन वगैरह में था, फिर उसके बाद उनके ओथ सेरेमनी में, फिर ये नेपाल में कुछ इशू हो गया, उनको वहाँ से पैसेंजर्स को एयरलिफ्ट करना था, तो उसमें मैं मुलाकात नहीं कर, उसके बाद उनको इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा तो उससे नहीं मिल पाया। मगर ये है, मैं आपको एक चीज़ और खुशखबरी सुनाऊंगा कि हमारे उसमें जो मैं फिर MHA में गया, जो हमारे लद्दाख को देखते हैं, ख़ासकर हमारे करगिल का कंसर्न अब जाके सबको समझ में आ गया है। तो अगले कुछ दिन या अगले मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर मीटिंग हो रहा है MHA में, उसमें हमारे करगिल में कम से कम छोटा जहाज़ इस साल इंशाल्लाह, मुझे ऐसा मैं 90% अब परसेंटेज नहीं बोलना चाहिए, मगर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल शुरू हो जाए। और गवर्नमेंट ने ये भी माना है कि जो सब्सिडी देंगे, सब्सिडी मतलब कोई जैसे अगर कोई प्राइवेट जहाज़ ज़्यादा मांगे, जैसे 20,000 या 10,000 ये मांगे टू एंड फ्रो के किराए के, तो उसका बहुत हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करेगा। वो बाकी हमको इंशाल्लाह कुछ मतलब सब्सिडाइज रेट पे हमें मिलेगा। ये इसके लिए मुझे हमारे MHA में जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है लोखंडे सर, तो वो हमारे लद्दाख और JNK को देखता है, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि कुछ दिनों के अंदर, मतलब मैं तो कुछ दिन उन्होंने बोला, मगर मैं महीने के अंदर बोलूँगा, तो वहाँ पे एक मीटिंग होके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स देंगे प्राइवेट एयरलाइंस को, ताकि उनका बहाना यही रहता है कि ये वायबल रूट नहीं होगा, इसलिए हम इसको ये चला नहीं पाएंगे। अब जब वो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट हमारा बराबर करने के लिए देंगे तो हमें उम्मीद है कि इस पे ये शुरू हो जाएगा। सर, ऐसे रूलिंग CEC चेयरमैन आप खित्ते लद्दाख में काउंसिल के फ्यूचर को आप किस तरह देखते हो? काफ़ी सारे र्यूमर्स भी हमें सुनने को मिल रहे हैं डिज़ॉल्व को लेके, और
बहुत सारी जगहों से आवाज़ भी आ रही है कि अब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों में भी अब काउंसिल होना चाहिए, तो एज ए CC आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जहाँ तक ये परसों कुछ दिन पहले आपका ये र्यूमर ही है, पहले उससे पहले भी मैंने सुना था ये र्यूमर तो र्यूमर होते और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ख़ासकर मैं अपने करगिल के कौंसल के बारे में आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, यहाँ करगिल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है आज की डेट में। कम से कम अगले साल तक कुछ भी ऐसा कुछ भी थोड़ा सा 0.0000 इन्फिनिटी भी कोई ऐसा गुंजाइश नहीं। हाँ, ले का क्योंकि आपको पता है कि उनके कौंसल का ये ख़त्म हो गया है, ये ना क्या कहते हैं उसके पीरियड उनका आ रहा है, इसी सितंबर के एंडिंग था। हो सकता है वो डिज़ॉल्व हो जाए, तो ये तो कुदरती बात है, ये तो उसमें और कोई इशू है नहीं। और जहाँ तक आपके बाकी जगहों पे कौंसल बनने का, वो मेरा ये मानना है, जो मेरा समझ है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे MHA से लोगों से मैंने बात किया, उसमें ऐसा कुछ अभी कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बातचीत हमारा रुका हुआ है। जब ये सब भी तब होगा जब बातचीत आगे निकलेगा, तो बातचीत के लिए भी आपकी वसातत से मैं इतना अपील करना चाहूँगा कि हमारे आंचुक साहब को, जो उन्होंने ये फास रखा है ना, मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट के साथ हमें बात करना चाहिए। फिर जाके जब कहीं कुछ नहीं होता है तो गवर्नमेंट से तो हमें बात करने के लिए आप एक्सट्रीम वाला स्टेप पहले उठाए, तो ये कुछ अच्छा मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। तो हमको जो कुछ लेना है वो तो गवर्नमेंट से ही लेना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना है। आपको स्टेट लेना है तो गवर्नमेंट से लेना है, आपको 6 शेड्यूल लेना है या कोई मुराद दूसरे मुराद लेना भी तो गवर्नमेंट से हमने लेना है। तो हमें चाहिए कि इस बातचीत के उस पर टेबल पे बैठ के ही ये सब होगा। और जब तक बातचीत नहीं होगा ना, तब तक जो आपने पॉइंट उठाए उन पे भी कहीं डिस्कशन नहीं होगा, ये आपको मैं यकीन दिलाता हूँ। ऐसा साहब, इसी को लेके कुछ दिन पहले जो है कमर अली आखान की तरफ से भी एक प्रेस नोट जो है देखने को मिला कि खासकर इसी हंगर स्ट्राइक को लेके, सर आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, मैं तो आखान साहब की बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि आप शुरू में ही हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, फिर स्ट्राइक हंगर स्ट्राइक अंटिल डेथ वाला, तो कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना, अब ये आंचुक साहब का या इनके एपेक्स का अपना इनका हो सकता है, मगर एज ए CC मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए CC भी मैं उसमें उनके उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं जो वो इस पे बैठा है, क्या कहते हैं हंगर स्ट्राइक पे। मेरा उनसे अपील है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत करने के लिए रास्ता हमारे पास खुला रखना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं किसी स्टेज पे जाके कुछ होता नहीं है, फिर इसके बाद आप कोई ना कोई कदम उसके हिसाब से उठा सकते हैं। ये बात मैंने कुछ दिन पहले मैं MHA से मिला था, उनसे मैंने ये जो कंसर्न है ना, मैंने हमारे एपेक्स और KDA दोनों को बताया था किस तरह से कि आप लोग गवर्नमेंट से बातचीत करते हैं, के लिए गवर्नमेंट का मंशा क्या है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बताया था। हम तो अपने एज ए CC बता सकते हैं, बाकी तो मैं पॉलिटिकल कोई लीडर तो हूँ नहीं, तो मैंने अपना कंसर्न बता दिया था। सर, लास्ट क्वेश्चन, NC और कांग्रेस कोलिशन सरकार लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, शायद अप्रैल में कोलिशन सरकार में थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकते हैं, तो एज ए CC आप इस ओहदे में रहेंगे या आपका स्टैंड कैसा रहेगा? नेक्स्ट टेन्योर कांग्रेस के पास जाएगा, उसको लेके आपका क्या है? नहीं, ये तो अभी कबल अज वक़्त मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मेरा इतना यकीन है कि मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, जो मैंने पौने 2 साल में किया है। मैं आई एम हाईली सेटिस्फाइड, मैं लोगों का कुछ ना कुछ काम कर पाया, और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कुछ का रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जिसमें मैं कुछ और उस पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये कौंसल जो, और मैं साहब मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, इसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर जितने थे उन्होंने सचमुच मेरा साथ दिया है, और मैंने भी कोशिश किया जहाँ भी मैं जाता हूँ कुछ न कुछ करगिल के लिए हासिल करूँ, और कुछ न कुछ डेवलपमेंटल हो या कहीं दूसरा इश्यूज़ हो तो उस पर बात करूँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ रिज़ल्ट तो आपको आने वाले
सालों में आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमंग सुनला जुआइन द चैनल पर सब्सक्राइब